की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने आज एक नई चीज़ शुरू करी है। आपकी परीक्षा में अब 10 ही दिन का समय शेष है। अब इन 10 दिनों में हम क्या काम करने वाले हैं, 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें एक टेस्ट में आपके 40 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्नों के साथ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपके प्रश्न तैयार भी हो जाएंगे। आप देखेंगे कि मैक्सिमम प्रश्न आपको इसी में से देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं ऐसा प्रयास करूंगा। बाकी भगवान भरोसे चीज़ें कैसी होती हैं कैसी नहीं होती हैं। तो ये अभी मैं फ़िलहाल आज बिजली नहीं है तो मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी मैं 7:30 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास डेली इवनिंग में इसको अपलोड कर दिया करूँगा। आप इसे प्रीमियर पर लाइव की तरह से भी देख सकते हैं। आज तो मैं प्रीमियर ही इसको कर दूंगा, जिससे आप प्रॉपर आंसर वगैरह भी दे सकते हैं और आपके साथ में और बच्चे भी आंसर इसमें देते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं कौन हूँ तो मैं ये हूँ, ठीक है, आपने देखा होगा मुझे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय कंटेंट पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। ये सारे के सारे प्रश्न हमारे संभावित होने वाले हैं, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं ये प्रश्न, इनको ध्यान रखना है। साथ में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें चैनल पर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप इनका आंसर भी ज़रूर करें। पहला ही प्रश्न क्या है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का निर्माण जो है वो क्रमशः संस्कृत से शुरू होते होते अपभ्रंश पर आया और अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत हुई। तो आपकी जो अवधी बोली है ना, अवधी बोली है ना, अवधी को भाषा भी कई बार कह देते हैं लोग कि भाई अवधी भाषा है, पर अवधि क्या है, अवधि अपना में बोली है। और बोली क्यों, ये बोली कौन से अपभ्रंश से आपकी निकली है, तो ये आपके कौन से, अर्धमागधी, कहां से, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अब मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो यहां पर थोड़ा सा आप नोट भी कर लेना अगर आप चाहोगे तो। वैसे इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। किसका, हमारी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और उस पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ। ठीक है, 3 बोलियों का विकास हुआ। जिन 3 बोलियों में आपकी कौन कौन सी है, आपकी पहली है अवधी, कौन सी, पहली है आपकी अवधी, दूसरी है आपकी बघेली, दूसरी है आपकी बघेली, और मेरे भाई तीसरी है आपकी छत्तीसगढ़ी, कौन सी, छत्तीसगढ़ी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियों का विकास हुआ, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अवधी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो अवधी, जिसको पहले फैजाबाद कहते थे, अभी जिसको अयोध्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अयोध्या, वहाँ पर अवधी बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रतापगढ़, जहाँ पर आंवला बहुत प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ है ना, आंवला, प्रतापगढ़ में। लखनऊ के कुछ क्षेत्र में भी बोली जाती है, कहाँ पर, लखनऊ के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, और आपके रायबरेली के क्षेत्र में भी आपकी अवधी बोली जाती है। पॉइंट आप याद रखेंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा बी, अर्धमागधी। देखो जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला ये हमारा हाड़ौती, क्या है, हाड़ौती, हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली। तो एक्चुअली में अब आपको ये समझना पड़ेगा, हाड़ौती बोली का जो संबंध है वह राजस्थानी हिंदी से है। किससे है, राजस्थानी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से हाड़ौती का संबंध है। परंतु यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उत्तरी हिंदी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, है ना। तो इनको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक अपभ्रंश है आपकी सौरसैनी, है ना, सौरसैनी, और सौरसैनी अपभ्रंश से आपकी राजस्थानी हिंदी, कौन सी, आपकी राजस्थानी हिंदी का निर्माण हुआ। और राजस्थानी हिंदी के निर्माण के क्रम में आपकी 4 बोलियों का विकास हुआ। जिन 4 बोलियों में पहली जो आपकी बोली है वो है आपकी मारवाड़ी, कौन सी, आपकी है मारवाड़ी, दूसरी है आपकी मेवाती, है ना, मेवाती, तीसरी है आपकी ये वाली, तीसरी है आपकी ढूंढानी, कौन सी, ढूंढानी, ढूंढानी,
या आपकी जयपुरी, कौन सी, आपकी जयपुरी, है ना। तो जयपुरी है, तो इस जयपुरी को ही क्या बोलते हैं, इसी जयपुरी के अंतर्गत आपकी हाड़ौती आती है। क्या आती है मेरे भाई, इसी जयपुरी के अंतर्गत आपकी हाड़ौती आती है, उपबोली की तरह से। कौन सी, उपबोली की तरह से। और जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी आपकी कौन सी है, मारवाड़ी आपकी पश्चिमी राजस्थानी है। कौन सी, पश्चिमी राजस्थानी है। मेवाती जो है ये आपकी उत्तरी राजस्थानी है, उत्तरी राजस्थानी। ढूंढानी और जयपुरी ये कौन सी है, ये है आपकी पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। तो इससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ढूंढानी या जयपुरी जो बोली है इसके अंतर्गत उपबोली है हाड़ौती, और ये पूर्वी राजस्थानी से संबंधित है। उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर 4 आपको क्या दे रखे हैं, वर्ण दे रखे हैं। उसमें पूछ रहा है इनमें से वो वर्ण आपको चयन करना है, वो वर्ण छांटना है जो मूर्धन्य हो, जो स्पर्श व्यंजन हो, जो सघोष हो, जो नासिक्य हो और जो अल्प प्राण हो। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है और मूर्धन्य व्यंजन की बात हो रही है तो आपको क्लियरली एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे ये व्यक्ति का मैंने मुख बना दिया, ठीक है, तो यहां पर कंठ से कौन सा निकलता है, क वर्ग, है ना, क वर्ग है। उसके बाद ये तालु है, तालु से निकलता है आपका च वर्ग, है ना। उसके बाद ट, ये है मूर्धा, ये वाला स्थान होता है मूर्धा, यहां से निकलता है आपका कौन सा, ट वर्ग निकलता है ना। तो यानी कि आपका ट, उसके बाद ठ, उसके बाद ड, उसके बाद ढ, उसके बाद अण। तो इतना तो पता लग गया कि स्पर्श और मूर्धन्य की बात कर रहा है तो ट वर्ण में से आएगा। अब सघोष की बात कर रहा है, तो सघोष के लिए हमेशा याद रखना होता है, सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। तो अब हमारे शुरू के 2 तो कट गए क्योंकि सघोष की बात पूछ रहा है, अंतिम के हमारे 3 बचे। अब यहां पर पूछ लिया उसने नासिक्य, वैसे तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नासिक्य कौन सा होता है, जो पंचमाक्षर होता है वही आपका नासिक्य होता है। तो उत्तर हमारा यहां पर अण हो जाएगा। परंतु मैं फिर भी आपको ज्ञान के पर्पज से बता दूं, अगर आपके पास सघोष और अघोष की बात हो तो अघोष के लिए आपको याद रखना है 1, 2 और सघोष के लिए रखना है 3, 4, 5। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष होता है। अल्प प्राण में आपको याद रखना है 1, 3, 5 और 2, 4। 2, 4 आपका महाप्राण होता है। महाप्राण मतलब जिसको बोलने में ज़्यादा हमको प्राणवायु की आवश्यकता पड़े या ज़्यादा दम लगाना पड़े, ज़्यादा बोलना पड़े। और अल्प प्राण प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। तो इस सब हिसाब से आपका अण उत्तर हो जाएगा। अगला चौथा, इनमें से री क्या है, तो री आप बोलेंगे कि व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है, स्वर है। तो आप में से खट्ट से उत्तर लगा देंगे क्या लोग, स्वर लगा देंगे। वैसे इसका उत्तर स्वर ही होना चाहिए, है ना, स्वर ही होना चाहिए। बट आप एक चीज यहां पर समझो, है ना, ये यूपीएसआई में आपका प्रश्न आया था, यूपीएसआई में, है ना, यूपीएसआई में प्रश्न आया था। तो अगर आप इसको डायरेक्टली स्वर लगा देते हैं तो आप बोलेंगे सर 11 स्वर होते हैं, 11 स्वरों में री भी आपका है। परंतु आपको इतना तो पता है कि व्यंजन तो नहीं है, दोनों की बात कर नहीं सकते, है ना, स्वर ये हमको है तो स्वर आप लगा के आ जाएंगे। परंतु आपको बुद्धि खोलने की जरूरत है। एक पंडित हुए हैं, पंडित भोलानाथ तिवारी। कौन हुए हैं, पंडित भोलानाथ तिवारी। और उन भोलानाथ तिवारी ने केवल 10 ही स्वर हिंदी में माने हैं। ये जो 11वां स्वर जिसको हम री मानते हैं, री को स्वर नहीं माना, क्योंकि वो कहते हैं कि री का निर्माण भाई आपके र और ई से होता है। तो कोई वर्ण जो आपका होता है ना, कोई वर्ण जो आपका होता है वो कहाँ पे जा रहा है आपका, वो कहाँ पे जा रहा है आपका, किसी स्वर के साथ उच्चरित होता है तो वह व्यंजन होता है। तो या तो व्यंजन होना चाहिए, है ना, वो उन्होंने बोला या तो ये व्यंजन होना चाहिए या ये कुछ और होना चाहिए। तो एक्चुअली में अगर इस परिभाषा के अनुसार देखेंगे री, र और ई के मिलने से बनता है तो ये आपका व्यंजन होना चाहिए, है ना, और ये स्वर वो मान नहीं रहे हैं। तो इसका उत्तर जो माना है एग्जामिनर ने या भर्ती बोर्ड ने, वो संयुक्त व्यंजन इसको माना है। परंतु संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन में 2 वर्ण, है ना, 2 वर्ण या 2 व्यंजन क्या होते हैं, एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं। तो इस तरह चीजें याद रखनी। उन्होंने उत्तर इसमें संयुक्त व्यंजन दिया है, परंतु स्वर भी यदि आप लगा देते हैं तो ठीक ही हो जाएगा। जो भी दोनों में से आ जाए वो आप लगा देना। अगला, ठीक है, इसमें एक चीज लिखी है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण, ये दोनों के दोनों एक साथ हैं, ठीक है, समान अधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण, है ना। तो समानाधिकरण के बारे में आपको कुछ चीज सोचनी चाहिए। समानाधिकरण क्या चीज होती है, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। समानाधिकरण
क्या आपका होता है? तो समान अधिकरण एक्चुअली में एक अव्यय होता है। क्या होता है मेरे भाई? एक अव्यय होता है या एक अव्यय का प्रकार होता है। अव्यय का एक टाइप होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। क्या होता है? एक समुच्चय बोधक अव्यय होता है और उस समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आपका समानाधिकरण एक उसका भेद होता है, उसका एक टाइप होता है। समानाधिकरण क्या होते हैं? ये वे अधिकरण होते हैं या वे शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे क्या आ जाएगा आपका? और आ जाएगा, है ना। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। जैसे और आ जाएगा, जैसे एवं आ जाएगा, जैसे और क्या आ सकता है आपका? परंतु आ जाएगा, जैसे आपका किंतु आ जाएगा। तो ये क्या होगा? वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं हमेशा। और मैंने पहले भी आपको बता रखा है, आपने अगर देखा होगा वाक्य में चिन्ह के, कि जब भी आपके शब्द वाक्य में और, एवं, परंतु, किंतु, है ना, लेकिन ये शब्द आते हैं तो इनके साथ ही आपका क्या लगता है? अर्धविराम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आपका अर्धविराम इसमें लगा, अल्प विराम, क्षमा चाहता हूं, इसमें आपका अल्प विराम लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। तो पूछ रहा है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सीधे याद रखना है, आपको अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्यक्ष शब्द में एक्चुअली में इसका अगर विच्छेद करोगे तो प्रति धन अक्ष आएगा। क्या आएगा? प्रति धन अक्ष आ जाएगा। और यहां पर अगर संधि देखोगे तो संधि यण संधि है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? ई है, ई के बाद यहां पर भिन्न स्वर अ आ रहा है तो ई का क्या हो जाएगा? ई का य हो जाएगा। और ये चीज की पहचान आपको हमेशा रखनी है। यण संधि जो होती है ना, इसमें जहां पर संधि होती है वहां पर आधा वर्ण आपको देखने के लिए मिलता है। देखो यहां पर दिख रहा है ना, आधा वर्ण जहां पर संधि हो रही है, ये इसकी पहचान है, आधा वर्ण। तो पूछ रहा है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्येक शब्द में आपका प्रति उपसर्ग है, डी आपका हो जाएगा। अगला, टिकाऊ में उपसर्ग क्या है? तो टिक आऊ, है ना। क्या है? टिक और उसके बाद आऊ, है ना। आऊ, ये शक्ति कपूर वाला आऊ नहीं है, ये प्रत्यय वाला आऊ है। तो टिकाऊ में आपका आऊ प्रत्यय हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट, धातु पर प्रत्यय जोड़कर, धातु में, है ना, धातु में, है ना, धातु में प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनाए जाते हैं। वर्तमान काल कृदंत बनाए जाते हैं। तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए, कृदंत क्या होता है। तो यदि आप प्रत्यय की बात करते हो, है ना, तो प्रत्यय दो तरह के होते हैं। एक आपके कृत प्रत्यय होते हैं, एक आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। और कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जब हम धातु में, है ना, जब हम धातु में या क्रिया में, है ना, कुछ जिन प्रत्ययों को हम धातु और क्रिया में लगाते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, तथा जो शब्द धातु या क्रिया में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहा जाता है। और कृदंत जो आपके होते हैं मेरे भाई, कृदंत के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। कृदंत शब्द तो बन गए। अब इसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी है, कृत प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय भी हमारे फिर दो तरह के आपके निकलते हैं। कृत प्रत्यय भी हमारे दो तरह के निकलते हैं। एक तो विकारी निकलते हैं, विकारी मतलब जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं, है ना, और एक होते हैं आपके अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत ही आपके वर्तमान काल कृदंत आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। विकारी के अंतर्गत ही आपके वर्तमान काल कृदंत आते हैं। और जब हम धातु में ता प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या? ता प्रत्यय जोड़ते हैं, तो हमारे वर्तमान काल कृदंत हमको प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, आप बताना आपके कितने सही हुए, इस चीज को ध्यान रखना। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ, है ना, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में क्या होता है? जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु पदार्थ के गुण के बारे में, धर्म के बारे में, स्वभाव के बारे में, अवस्था के बारे में, है ना, अवस्था के बारे में, अवस्था, है ना, अवस्था के बारे में, है ना, इनके बारे में जिक्र किया जाता है, भावनाओं के बारे में जिक्र किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। तो पूछ रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो मोहन क्या है? कोई लड़का है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। बीमारी एक अवस्था होती है। क्या होती है? बीमारी एक अवस्था होती है, तो सी आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दिल्ली एक शहर का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक के बारे में बात करे। तो लखनऊ किसी एक शहर की बात है, ठीक है। आम किसी एक फल की बात है, ठीक है। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। पूछ रहा है तीनों की तीनों व्यक्तिवाचक होने चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है।
राम किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक। रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ममता आपका क्या है? ममता आपका एक भाववाचक संज्ञा है, वकील जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, उत्तर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन प्रयोग होता है? तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो हमेशा ध्यान रखना है प्राण, है ना। एक हमेशा शब्द याद रखना है दर्शन, एक हमेशा शब्द याद रखना है आंसू, एक हमेशा शब्द याद रखना है समाचार, ठीक है। एक हमेशा शब्द याद रखना है ओट, है ना। और भी शब्द हैं, परंतु सबसे ज़्यादा ये शब्द पूछे जाते हैं। ये हमेशा किसमें प्रयुक्त होते हैं? ये हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ वचन वाला प्रश्न है। यहाँ पर एक और प्रश्न है वचन का। जब भी हमको एक सिंगल टिड्डी के बारे में बात करते हैं तो टिड्डी कहते हैं, परंतु जब हम टिड्डी का बहुवचन करने जाते हैं, बहुत सारी टिड्डियों के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम टिड्डी वर्ग नहीं कहते, टिड्डी दल कहते हैं ना। कि इतने बड़े बड़े टिड्डी दल आ गए। कोरोना आया था, उसके बाद ही भारत में, पश्चिमी भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में तो भयंकर बड़े बड़े टिड्डी दल देखे गए थे। तो टिड्डी जन नहीं होता, टिड्डी गण नहीं होता, टिड्डी वर्ग नहीं होता, टिड्डियों के दल होते हैं आपके। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा। क्या हुआ? पेड़ से पत्ता गिरा। तो यहाँ पर देखो से है, तो से विभक्ति किस किस की है पूछ रहा है, कारक क्या है। से विभक्ति एक तो आपकी करण कारक की है और एक आपकी किसकी है? अपादान कारक की है ना। से करण से जब होता है तो यहाँ पर साधन की बात होती है, साधन की, परंतु अपादान कारक में अलगाव की बात होती है या तुलना की बात होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से अलग होने की सेंस में पत्ता है, तो से यहाँ पर अपादान कारक में आ जाएगा, उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला, यहाँ पर अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कितने मेरे भाई? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और उसमें पहला जो भेद होता है, पहला ही जो भेद होता है वो आपका कौन सा होता है? वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम आपका होता है, ठीक है। कौन सा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले आपका उत्तम पुरुषवाचक होता है। उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं और हम का प्रयोग होता है। इसको वक्ता या लेखक अपने लिए प्रयोग करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है मध्यम वाला। मध्यम में तू, है ना, और तुम, है ना, और आप शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि इसमें वक्ता या लेखक सामने वाले श्रोता या पाठक को बताता है, उसके बारे में जानकारी करता है। और तीसरा वाला अन्य पुरुषवाचक, इसमें क्या होता है? ये, वे, यह और वह, ये होता है। यानी कि दो लोग जब आपस में बात करते हैं किसी तीसरे के लिए तो उसको अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। तो वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, अन्य मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, ये तीनों के तीनों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला, आसमान का रंग नीला है में विशेष्य क्या है? तो देखो, दो चीजें होती है मेरे भाई, एक होता है आपका विशेषण और एक होता है आपका विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं सफेद, क्या बोलता हूं? सफेद घड़ी, है ना, सफेद घड़ी। तो यहां पर घड़ी की विशेषता क्या है? सफेद। तो जो शब्द किसी की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको कहते हैं विशेषण, है ना। जो विशेषता बताए, जो क्या करे? जो विशेषता बताए, उसको कहते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। यहाँ पर आसमान का रंग नीला है, तो नीला तो हुआ विशेषण क्योंकि आसमान के बारे में बता रहा है, और आसमान के बारे में बताया जा रहा है या आसमान की विशेषता बताई जा रही है, तो आसमान हुआ विशेष्य। तो पूछ रहा है विशेष्य क्या होगा? तो हमारा आसमान विशेष्य होगा, ठीक। अगला, चौथाई शब्द में विशेषण है ना। तो चौथाई शब्द में विशेषण क्या है? देखो, अगर कहीं पर चौथाई लिखा हो, पाव लिखा हो, आधा लिखा हो, है ना, पौना लिखा हो, है ना, आधा लिखा हो, पौना लिखा हो, इस तरह से आपके शब्द लिखे गए हों, है ना, पौना लिखा हो, है ना, और क्या लिखा हो? सवा लिखा गया हो, है ना, चौथाई लिखा गया हो, इस तरह से,
तो ये आपके अपूर्णांक बोधक क्या है, अपूर्ण अंक है ना। अपूर्ण मतलब पूरे नहीं है जो अंक, और बोधक मतलब बताने वाले, उनकी तरफ ऐसे विशेषण की तरफ इशारा करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आपको थोड़ा समझना चाहिए। प्रेरणार्थक यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें प्रेरणा दी जाती है, यानी कि जिसमें उकसाया जाता है, सीधे सीधे उकसाया जाता है। और उकसाया किसको जाता है, किसी दूसरे को। उकसाया किसको जाता है, किसी दूसरे को उकसाया जाता है। मेरे भाई बात समझ में आ रही है आपको। तो निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया है आपकी जब क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके है ना क्या करता है, दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहां पर क्या लिखा है, गिराना। तो अगर कोई गिर रहा है तो अपना आप हो रहा है, पर आप किसी को गिरा रहे हैं तो यहां पर गिराना आपका प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगा। चमकना, उठाना, देना, तो ये आपका अलग सेंस में चला जाएगा। ठीक है। अगला, किस वाक्य में हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। भूतकाल का मतलब पास्ट, और हेतु हेतुमद का मतलब क्या है कि कोई कार्य हो सकता था, कोई कार्य, हेतुमद भूतकाल का मतलब है कोई कार्य हो सकता था परंतु किसी दूसरे कार्य है ना, किसी दूसरे कार्य के कारण नहीं हो पाया है ना। कि कोई भी कार्य पास्ट में हो सकता था परंतु दूसरे काम के अटकन की वजह से वह नहीं हो पाया, वहां पर हेतु हेतुमद भूतकाल होता है ना। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, होगा। तो होगा आपको क्लियरली दिख रहा है, होगा क्या, आपका भविष्य की बात हो रही है ना। चल पड़ा, ये सिंपल, उसने खाना खाया और चल पड़ा, यानी कि एक क्रिया करके दूसरी क्रिया में लग गया, तो ये आपकी अलग सेंस में चला जाएगा, है ना। अब तब बस जा चुकी होगी, तो जा चुकी होगी ये भविष्य काल में चला जाएगा। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, है ना। तो एक कार्य किया जा सकता था तो दूसरा कार्य ना होता, तो ये वाला सब है आपका डी में क्या हो जाएगा, सावधानी बरतते दुर्घटना ना घटती। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। तो अभी हमने देखा समानाधिकरण समुच्चय बोधक का आपका भेद है, अभी मैं पहले आपको बता के आया हूं। अगला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उसको मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमुक्षु उसको कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है ना। तो बेकार आदमी क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर सी में, ठाली बनिया, ठाली को बेकार कहते हैं। तो ठाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धन उस कोठी में भरे, इस कोठी का धन उस कोठी में भरे, तो सी उत्तर आपका हो जाएगा। अगला, होनहार बिनवान के होत चीकने पात। तो होनहार बिनवान काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में होता है कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो बचपन में ही उनके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बचपन से ही बड़प्पन का संकेत मिलना, ये होनहार बिनवान के होत चीकने पात होता है। समाज का प्रश्न है यथा समय। तो यथा समय में कौन सा समास है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है ना। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है या पहचान, जहां पर पूर्व पद यथा, आ, ठीक है, प्रति, भर, है ना, ये अगर शब्द आपके शुरू में रहें, यथा, आ, प्रति, भर, है ना, हर, ये सब अगर आपके अव्यय वहां पर रहें, शब्द वहां पर रहें, तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। यथा समय में अव्ययी भाव समास है। अगला हमारा त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो यदि किसी समास में प्रथम पद है ना या पूर्व पद क्या होता है, हमारा संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची, यानी किसी गिनती के बारे में बताता है। तो त्रिभुवन का मतलब, त्रिभुवन का समास विग्रह क्या होगा, तीन भुवनों का समाहार। क्या होगा, तीन भुवनों का समाहार ये होगा। तो तीन भुवनों का समाहार हो जाएगा, पूर्व पद संख्यावाची है, तीन का जिक्र कर रहा है, तो यहां पर हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये वर्तनी संबंधी हमारा प्रश्न है। क्या
अध्ययेता गलत है, अधीयता गलत है, अध्यात गलत है, अध्येता सही है, अध्येता, अध्येता। तो अध्येता किसे कहते हैं? जो अध्ययन में, किसमें? अध्ययन में व्यस्त हो, है ना, जो अध्ययन में व्यस्त हो उसको अध्येता कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला कौटिल्य। देखो कौटिल्य जो शब्द है ना, ये एक रूढ़ तो है चाणक्य चंद्रगुप्त जी के संदर्भ में, है ना, चंद्रगुप्त चाणक्य जी के संबंध में, उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक्चुअली में कौटिल्य उसे कहते हैं जो कुटिल होता है ना, जो क्या होता है? कूटनीति, जो कूटनीति में निपुण होता है ना, जो चालाक होता है उसको कौटिल्य कहा जाता है। और इसका उल्टा क्या होगा? कुटिल का क्या होगा? सीधा होगा। तो सीधा जो होता है, इसका जो अर्थ होता है वह आर्जव होता है ना। ये किस संदर्भ में आता है? आर्जव। आर्जव का मतलब सीधा साधा भोला व्यक्ति को आर्जव कहा जाता है। ये गुण है, राम जी के अंदर ये गुण है आर्जव का। अगला है हमारा धनंजय। धनंजय किसका पर्यायवाची है? धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन को कौन्तेय भी कहा जाता है, अर्जुन को गांडीवधारी भी कहा जाता है ना। इसको पांडुसुत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडुसुत भी कहा जाता है। इसको गुड़ाकेश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश उसको कहते हैं जो नींद को जीत लेता है। तो धनंजय का पर्यायवाची क्या है? धनंजय का पर्यायवाची आपका गुड़ाकेश हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। धनुर्धर नहीं कह सकते, मृत्युंजय भगवान शंकर के लिए सारथी सारथी होता है, गुड़ाकेश इसका एक पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के में शब्द जो हिंदी में जू के तू प्रयोग हो रहे हैं उनको तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर उर्वर है, उर्वर एक तत्सम शब्द है, ठीक है। उर्वर एक तत्सम शब्द है जिसके लिए तद्भव शब्द है आपका उपजाऊ, ठीक है। कोंकण आपका तत्सम शब्द है परंतु इसके लिए तद्भव शब्द देखने के लिए जल्दी से नहीं मिलता, ठीक है। उलझन जो है आपका तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है तो तद्भव है, उत्तर सी हो जाएगा। और कोण आपका तत्सम है, इसके लिए तद्भव शब्द कोना हो जाता है। यहां पर उत्तर हमारा सी है, उलझन। यहां पर क्या लिखा है? मृतिका, है ना। मृतिका क्या है? मृतिका शब्द का तद्भव शुरू है। तो मृतिका क्या है मेरे भाई? मृतिका आपका तत्सम है और मृतिका का जो तद्भव हो जाता है वह आपका मिट्टी हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिर्च का कुछ नहीं होगा। मोती तद्भव है, इसका जो तत्सम है वह मौक्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौक्तिक। और मौत का आपका मृत्यु तत्सम हो जाएगा, ध्यान रखना है। उत्तर हमारा बी हो जाएगा, मृतिका का मिट्टी। ये यहां पर पूछ रहा है अत्युक्ति में कौन सी संधि है। तो मैं अभी बता के आया था आपको कि अगर आपको आधा क्या दिखे, आधा वर्ण दिखाई दे कहां पर? संधि वाले स्थान पर, तो सीधे याद रखना है वहां पर यण संधि है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अत्युक्ति। तो अति धन उक्ति, है ना, अति धन उक्ति। मैं समझाता हूं आपको, शायद ही कोई इस तरह से बताएगा कि आप इस तरह से चीजों को समझिए, इस तरह से चीजों को करिए। तो अति उक्ति में क्या है? देखो संधि किसको कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को कहते हैं। तो यहां पर क्या है? इसमें अति को अ को अलग कर देते हैं, ती को अलग कर देते हैं। ती को ध्यान से देखना। ती में क्या है? ती में एक्चुअली में त का शुद्ध रूप हल रूप है और यहां पर ई है आपका, ठीक है। यहां पर उक्ति में आपका क्या है? उक्ति में आप यहां पर ये इसको ती को अलग कर दीजिए, ती को अलग कर दीजिए और ऊ को यहां पर रखिए। तो यहां पर अब आप देखेंगे दो निकटवर्ती वर्ण क्या है आपके? ई और ऊ हैं। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, यदि ई या ई के बाद, है ना, ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यण संधि के अनुसार वहां पर क्या हो जाता है मेरे भाई? यण संधि के अनुसार वहां पर ई का य हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? ई का हमेशा वहां पर य हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसी में रूल है आपका, ऊ या ऊ के बाद अगर हमारा भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ का हमारा व हो जाता है, और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री का र हो जाता है। तो य, व और र, ये तीनों चीजें देखने के लिए हमेशा मिलेंगी। अब मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा इसका गणित। अब देखो, ई के बाद हमारा क्या आया? ई के बाद हमारा क्या आया? ई के बाद हमारा ऊ आ गया। तो ये जो ई था ये य में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? य में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई हमारी? ये य में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये ऊ कन्वर्ट नहीं होगा। यदि ई के बाद ऊ आता है तो ई य में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमारा। अब देखो यहां पर क्या है, अब ये इसके साथ में मिल जाएगा, ये य इसके साथ में मिल जाएगा तो ये यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा, ठीक है, क्लियर।
और इसके बाद क्या बचा हुआ है हमारा, इसके बाद अंत में क्या बचा हुआ था, ती बचा हुआ था। तो इतना तो हो गया हमारा। यहां पर क्या बचा हुआ है, यहां पर युक्ति, तो यहां तो युक्ति बन गया है। आगे क्या बचा हुआ है, अ बचा हुआ है, और ये आधा त होता है, ठीक है। तो ये आधा त यहां से आ गया, युक्ति वहां से आ गया। इस तरह से अत्युक्ति शब्द का निर्माण होता है। यहां पर यण संधि है, इस तरह से संधि होती है। शायद ही किसी ने आपको इस तरह से बताया होगा। अगला, ये आपका क्या है, ये आपका प्रश्न है जेल वार्डर का। जेल वार्डर की जो परीक्षा हुई थी वहां का ये प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान वाला। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है ना, डैश डैश नाम श्यामा है, डैश डैश नाम श्याम है या श्यामा है, ठीक है। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम श्यामा है, सेंस ही नहीं बन रही है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्यामा है, ये उत्तर आपका हो जाएगा। यहां पर याद रखना है, जिसका उसका। अगला, ये हमारा है यहां पर समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्या है, समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। सम का मतलब समान, श्रुत मतलब सुनाई देने वाले, यानी कि दो शब्द ऐसे हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अलग हैं अर्थ में। तो यहां पर सकल लिखा है। सकल शब्द होता है, इसका अर्थ होता है पूरा या संपूर्ण। और शकल देखो, केवल स और श का अंतर है, और इतना बोलने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। शकल का अर्थ होता है टुकड़ा या अंग, तो पूरा और टुकड़ा। तो सकल का अर्थ जहां पर संपूर्ण होगा और शकल का मतलब अंश होगा, वहां पर उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थक शब्द है। अनेक अर्थक यानी कि जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो। तो अंबर जो है यहां पर एक अनेकार्थक शब्द है, क्योंकि अंबर का मतलब आपका आकाश भी होता है, अंबर का मतलब आपका वस्त्र भी होता है, और अंबर का मतलब आपका कपास भी होता है। ये तीन अर्थ होते हैं, जबकि बालक, साहस और पुस्तक अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, कली, कंत है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर जो क वर्ण है इसकी आवृत्ति बहुत बार हो रही है, और जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है वहां पर अनुप्रास होता है। अनुप्रास में भी उसका जो प्रकार है, भेद है, वह वृत्त्यानुप्रास होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अगला 35वां, दीप सा मन जल रहा, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कहां से है, कैसे है। तो क्वेश्चन एक्चुअली में अलंकार का है ना, अलंकार का है, ठीक। और अलंकार में भी कौन सा, आपके उपमा अलंकार का है। कौन सा, उपमा अलंकार का है, उपमा। तो उपमा क्या है, उपमा क्या होता है एक्चुअली में, उपमा होता है तुलना या समानता। उपमा होता है तुलना या समानता, और उपमा के चार भेद होते हैं। क्या होता है, एक होता है आपका उपमेय, इसके चार अंग होते हैं, चार अवयव होते हैं। एक होता है उपमान, एक होता है आपका साधारण धर्म, और एक होता है आपका वाचक शब्द, है ना, वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसका कंपैरिजन किया जाता है, उसको उपमेय कहते हैं। जिससे की जाती है उसको उपमान कहते हैं, है ना। अब तुलना या समानता किसी न किसी बेस पर तो होगी ना, है ना, किसी न किसी बेस पर तो होगी ना, उसको कहते हैं साधारण धर्म। और वाचक शब्द जो तुलना को घटित करने का काम करता है उसको वाचक शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर शब्द लिखा है दीप सा मन जल रहा, तो यहां पर ये चार लिखे हैं, दीप सा मन जल रहा। तो यहां पर क्या है, दीपक और मन की क्या की जा रही है, दीपक और मन की तुलना की जा रही है। तो मन की तुलना की जा रही है दीपक से, तो मन की तुलना हो रही है। तो मन क्या है यहां पर, मन आपका है यहां पर उपमेय, है ना, क्योंकि मन की तुलना हो रही है। किससे तुलना हो रही है, दीप से। क्या तुलना हो रही है, जलने की, जलने के आधार पर, कि दीपक सा मन जल रहा, तो साधारण धर्म हुआ जलना। और सा यहां पर क्या लिखा है, सा, तो समानता या तुलना करने के लिए जिन शब्दों को दिखाया जाता है उनको वाचक शब्द कहते हैं। तो सा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सा हमारा वाचक शब्द हो जाएगा। अगला, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही की शूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है। जब भी आपको छंद लगाने हो तो आपको वहां पर मात्रा गिननी चाहिए। क्या गिनना चाहिए, मात्रा। तो चलो मात्रा गिनते हैं। मात्रा गिनते ही हमको पता लग जाएगा कि भाई कितना है, क्या है, कैसे है। ठीक है, मैं थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर निज, तो यहाँ पर एक मात्रा, छोटी की मात्रा रहती है एक मात्रा, एक मात्रा। भा है ना, दो मात्रा। शा दो मात्रा।
अब यहां पर उन्नति लिखा है, उन्नति है ना, यानी कि एक न पहले है उसके बाद दूसरा न है। यहां पर क्या लिखा है, एक्चुअली में ये लिखा है उन्नति। तो अब आप इसका लगाओगे एक, आधे का कुछ नहीं लगाओगे, इसका एक लगा दोगे, इसका एक लगा दोगे। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वाक्य शुरू हो रहा है आधे ही शब्द से, है ना, आधे ही वर्ण से, तो वहां पर न की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। परंतु यदि आधे वर्ण से पहले कोई लघु वर्ण है या लघु व्यंजन है आपका, तो वहां पर उसका मात्रा भार 2 गुना हो जाता है, ये 2 आ जाएगा। तो ऊ का मात्रा भार 1 ना होकर के 2 हो जाएगा, न का 1 रहेगा, इसका 1 रहेगा, अ का 1 रहेगा। और ऐसे वर्ण जिन पर आपके दीर्घ स्वर की मात्रा होती है, तो ए और आई, है ना, एक मात्रा एक ही होती है, आई की 2 मात्रा होती है, तो 2 मात्रा हो जाएंगी। आगे सब 1 2, उन्नति का सेम, ये 1 1 1, है ना, को का 2, मूल 2 और 1 गिन लेते हैं, इससे पता लग जाएगा पहले चरण में कितनी मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं है ना, 8 हो गई, 9 10 11 12 13, यानी कि पहले चरण में 13 मात्रा होगी। दूसरे में अगर 11 हुई तो पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, तो सीधे पता लग गया हमको दोहा है। ठीक, कौन सा है, दोहा है। अगला आपके साहित्य के प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है मैला आंचल। और फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास लिखने के लिए, कौन से, आंचलिक, कौन से मेरे भाई, आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास लिखने का प्रणेता माना जाता है, ये ध्यान रखना है, मैला आंचल। अगला, कितने पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन से, गोदान, गबन, है ना, और मंगलसूत्र, बहुत सारे उपन्यास लिखे किन्होंने, उपन्यास सम्राट आपके प्रेमचंद ने, जिन्होंने 1930 में हंस पत्रिका का भी संपादन शुरू किया था। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको इनके बारे में, इनका मूल नाम था धनपत राय। क्या था, धनपत राय, ये यूपी से ही संबंधित थे। और अंतिम प्रश्न है परिंदे, है ना, परिंदे निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा रचित कहानी है, कथा है। तो परिंदे सीधे याद रखना है आपको, निर्मल वर्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब आपके 40 में से कितने सही हुए मुझे ये फटाफट आप बताओ कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन में बताने के बाद चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो अभी भी आप 10 दिन लगातार टेस्ट सीरीज लगाओ। 49 रुपये में आपको राम जी की पाठशाला की टेस्ट सीरीज राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और लगभग 35 से 40 टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें 11 फुल लेंथ हैं, बाकी सेक्शनल टेस्ट हैं, यानी हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग और जीएस के टेस्ट हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो आपके लिए काम की है तो लाइक ज़रूर कर दें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।